ईडी की कार्रवाई केजरीवाल के खिलाफ हो सकती है, 100 करोड़ रुपए के चंदा लेने के आरोप में हो सकती है, तो ये तो लाखों को 1000 करोड़ के चंदे का भ्रष्टाचार का आरोप है। भाई आज जो मुद्दे हैं नौजवानों के हैं, किसानों के हैं, ये मुद्दे तो एक तरफ कर दिए हैं सरकार ने। प्रॉब्लम अपने देश में मेरे को तो ये लगती है कि रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर। नमस्कार, एबीपी लाइव की चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय त्रिपाठी। हम इस वक्त जबलपुर के भंवरताल पार्क में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव जो नई सरकार आने वाली, उनके सामने क्या मुद्दे होंगे, नेताओं से लोगों की क्या अपेक्षाएं, ये बात करने के लिए हमारे साथ भंवरताल में जो सुबह सैर करने, तफरी करने आते हैं वो लोग हैं। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, नेता भी हैं, आम वोटर भी हैं, यूथ भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो हम अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ नेता हमारे सुखदेव यादव जी, जो शरद यादव जी के साथी हुआ करते थे कभी और सक्रिय राजनीति में था, कभी कांग्रेस में थे, उनसे पूछते सुखदेव यादव जी, ये बताइए सर कि ये जो अब नया चुनाव आने वाला है, जनता से मतदाता या क्या अपेक्षा कर रही है? जनता या नेताओं से या पार्टी से क्या अपेक्षा कर रही है? कितना काम कर रहे हैं? क्या उनको काम करना चाहिए या किस तरह की कमियां हैं? भाई आज जो मुद्दे हैं नौजवानों के हैं, किसानों के हैं, ये मुद्दे तो एक तरफ कर दिए हैं सरकार ने, और विकास के नाम पर आई थी और विनाश कर रही है। कहीं जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़वा रही है। तो जहां इस तरह की लड़ाई होगी इस देश में, वहां आगे तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है। तो मेरा तो निवेदन है सभी नौजवानों से, देश के किसानों से, कि आप सब इकट्ठे होकर सब इस सरकार के खिलाफ खड़े हों, नहीं आगे यह देश तानाशाही की ओर जाएगा। आप चूंकि कक्का कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं, तो बड़ी कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या असमंजस है, क्या दिक्कत है उनको? कांग्रेस के जो लोग जिन्होंने मलाईदार पदों पर रहे हैं और खूब मलाई खाई है, वो आज या तो वहां कमाने के चक्कर में जा रहे हैं, जैसे हमारे महापौर जी गए हैं, और बहुत से जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में जा रहे हैं। सिर्फ डर है उन्हें कि इस बार फिर मोदी जी आ जाएंगे तो कहीं हमारा ये पूरा धन चला ना जाए, और जो भी जा रहे हैं वो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत और कमा लें, इसीलिए ही जा रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस के लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि जो उन्हें धन कमाए वो चला ना जाए। हमारे साथ यूथ भी है। भारत युवाओं का देश कहलाता है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा यूथ भारत में है। तो यूथ के क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या ऐसा और करे ताकि यूथ खुश हो, उसको रोजगार मिले, काम मिले और बेहतर जीवन जी सके? जी, मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एजुकेशन करके निकला हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने देश में मेरे को तो ये लगती है कि रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत, जैसे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे अच्छे कॉलेजेस में जा नहीं पाते। और यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो उतना प्रोवाइड कर नहीं रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस। तो यहाँ पे जितना टैक्स हम लोग पे करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे हम हैं, तो हम जितना टैक्स पे करते हैं, हमें उतना लगता नहीं कि उसके टैक्स जितने दे रहे हैं उसके लिए हमें फैसिलिटीज़ उतनी मिल रही है। क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें हमें वैसी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। हमें अपना खुद का प्राइवेट इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है, हमें प्राइवेट एजुकेशन लेना पड़ता है, प्राइवेट एजुकेशन की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा टैक्स जितना जा रहा है उसके कंपैरेटिवली हमारा जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है। तो उसको इम्प्रूव करने की बहुत आवश्यकता है। अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर भी बड़े डरावने वाले हैं भारत देश में। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता ही जा रहा है, ले ऑफ चले जा रहे हैं। जब से मशीन लर्निंग एआई वगैरह आया तब से तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जा रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं, मेरे कई दोस्तों का ले ऑफ्स हो चुका है। तो उसके लिए भी सरकार को देखने की बहुत आवश्यकता है। जैसे बाहर देखा है मैंने कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है कि वो भूखे ना रहें, या तो अगर उनकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री है, एजुकेशन भी उनके बच्चों को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी जो कि नीचे दर से आए हुए लोग हैं। मतलब सरकार को काम का अधिकार भी देना चाहिए ना? काम का अधिकार बिल्कुल देना चाहिए, काम का अधिकार दीजिए और मिनिमम वेजेस सेट कर दीजिए। और लेकिन मिनिमम वेज के साथ एक और चीज़ ख़राब है कि जो बीपीएल कार्ड या तो बिलो पॉवर्टी, वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाया है, लेकिन उसकी वजह से काम भी लोग थोड़ा सा कम कर दिए हैं। जिन लोगों का मतलब जैसे रोज़ी चल गई तो वो बोल रहे हैं कि चलने दो, अब ऐसे ही चलने दो, तो उन लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी देखने की ज़रूरत है कि यूथ कह रहा है कि जो रोजगार का है मुद्दा या जो नौकरियां जा रही हैं, उस पर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत है। और खासकर जो आरक्षण का मसला है, उस पर भी यूथ में कहीं ना कहीं नाराजगी है कि, और कहते हैं कि योग्य लोगों को
वो जगह नहीं मिल पाती और अच्छे लोगों को चली जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए आप अच्छा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवीन दुबे जी हैं। रवीन भाई ये बताओ कि अब लोकसभा का चुनाव है, तो एक एक जो जिस तरह का माहौल है, एक तरफ ही झुकाव दिख रहा है लोगों का, जो बात करो ये करो, तो ये क्या ऐसी परिस्थितियां बनी और क्या डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें ठीक होती हैं? देखिए, जिस तरीके का माहौल बन चुका है, उसके हिसाब से देखिए यदि 60% वोट लगातार 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये जो देश है, वो एक तरफ़ा एक पार्टी शासन प्रणाली की ओर, और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी का मामला है, कांग्रेस का भी का दोष है। कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, अपनी नीतियों के बारे में बताना चाहिए। अपना यदि कोई पार्टी प्रचार कर रही है, उसके पास इतना बड़ा तंत्र है, उसके पास संगठन है, यदि वो अपनी बात जनता तक पहुँचा रही है, तो आपको भी वो संगठन खड़ा करना चाहिए। देखिए, एक आप पार्टी ज़रा सी कुछ साल पहले आई और उसने दिल्ली में काम करके दिखाया और उसने पंजाब में अपनी जगह बना ली और गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यदि कांग्रेस भी ये देखिए आज़ादी के समय से लड़ाई लड़ रही है और उसके संगठन में यदि दम होती, तो लोगों तक जाके बताती कि लोकतंत्र की अच्छाइयाँ क्या हैं, लोकतंत्र कैसे जीवित रहा, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया। इन तमाम बातों को लेकर यदि जनता के बीच में जाती, तो हो सकता था उनके पक्ष में माहौल बनता, और ऐसा नहीं। विकल्प के रूप में आज भी कांग्रेस को देखा जा रहा है। हम लेटेस्ट विधानसभा चुनाव देखें, ज़रूर कांग्रेस हार गई है, उसे भारतीय जनता पार्टी को 162 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को 62 सीटें मिली हैं। इसका मतलब है कि वहाँ जो वोट परसेंटेज ऐसा नहीं कि कांग्रेस का बहुत हताशा करने वाला है। पूरे 4 राज्यों के चुनाव हुए, तो उसमें देखें तो 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को 10 लाख वोट ज़्यादा मिला। तो लोग विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का संगठन उस तरीके से काम नहीं कर रहा। आज देखिए, यदि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है, यदि घोटाला यदि सामने आता, इसी तो पे मैं एक बात कर रहा था कि क्या वजह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड या इस तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे अब जनता को अपील नहीं करते, वो किसी और मुद्दे पे जाके वोट करते हैं, और इन इन पहले जिस पे सरकार बदल जाया करती थी, अब वो मुद्दे कौन हो गए? देखिए, उसके लिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तंत्र खड़ा किया, वो मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी काम कर रहे हैं, उसके लोग संगठन की बात कर रहे हैं। आप किसी से बात करिए, वो तुरंत कहने लगता है कि साहब विपक्ष को भी तो पैसा मिला है। तो विपक्ष को पैसा मिला तो पॉलिसी आपने बनाई, तो सरकार का पहला दोष है कि सरकार ने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई कि वहाँ डकैती डालने का अधिकार मिल गया। अब देखिए, सारी पार्टियों को अभी अभी आज ही के अखबार में एक नई बात आई है कि साहब 4,000 करोड़ रुपए का और आना है। तो 2015 से लेके 2018 से 2019 का तो डाटा ही नहीं दिया था कोर्ट में। कोर्ट के कहने के बाद तो अभी इसके अंदर तो और घोटाले अभी सामने आएंगे, और उन कंपनियों ने चंदा दिया है जिनके ऊपर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। उनके 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उन्होंने बड़ा पैसा दिया। और एक बात तो सामने सबसे आ रही है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए था, वो 193 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। तो ये हास्यास्पद है। और देखिए, यदि ईडी की कार्रवाई केजरीवाल के खिलाफ हो सकती है, 100 करोड़ रुपए के चंदा लेने के आरोप में हो सकती है, तो ये तो लाखों का, 1000 करोड़ के चंदे का भ्रष्टाचार का आरोप है। यदि आप पार्टी के लोग जेल में हैं, तो जिनने ये नीतियां बनाई उनको भी जेल में होना चाहिए। तो जिनने ये चंदे वाली इलेक्टर बॉन्ड की नीतियां बनाई, वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कह रहे हैं, उनको भी जेल में होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताओ कि आज लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, एक नई सरकार को चुनना है, आपको वोट डालना है, इतने सालों से आप वोट डालते आ रहे हो, तो क्या लगता है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाली सरकार को ध्यान रखना चाहिए जिससे जनता का जीवन बेहतर हो सके? देखिए, जो ये सरकार अभी काम कर रही है, मैं एक किसान हूँ और पहले 14 के पहले 12-11 में हम 800 रुपये क्विंटल गेहूँ बेचा करते थे व्यापारी वर्ग को, और वो लूटते थे, पैसा अपने मनमाना देते थे। आज मोदी जी ने 2400-2500 रुपये गेहूँ का रेट कर दिया है, और आप तोलवाइए और तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। फिर भी किसान कह रहा है कि जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, क्या किसान की आय दुगनी हो गई क्या? एक दिन में नहीं होता ना, धीरे धीरे बढ़ रही है सरकार उसी तरफ। आज सरकार सारे पैसे सब तरफ से बचा के और सिर्फ किसानों को दे दे, ऐसा भी संभव नहीं है ना। धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रही। फिर भी किसान असंतुष्ट क्यों रहता है? दिल्ली में कूच कर रहा है, यहाँ आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन जो सरकार में जिसकी आरएसएस का जिसका दबाव प्रभाव होता है, वो भी नाराजगी जाहिर कर रहा है कि आपने मोदी की गारंटी दी कि हम 27 रुपए गेहूं का देंगे और नहीं दिया। अभी देखिए, आप 800 से 2400 पे आ गया है। आज मेरे गांव में, जहाँ कभी मेरे पास अकेले कार हुआ करती थी, आज मेरे गांव में 24 लोगों के पास कार हैं। तो वो समृद्धशाली किसान हुए कि नहीं हुए? संपन्नता आई है, आपका कहना है? क्यों नहीं आई? 50 मोटरसाइकिल हैं, जो ड्राइवर है वो भी मोटरसाइकिल पे चलता है और आता है, मोटरसाइकिल खड़ी करता है और आपकी ट्रैक्टर लेके काम करने जाता है। अब आप इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आप
एक आदमी आपके सामने आया आज तक जिसने ये बोला मेरी गर्दन पे छुरी रख के मेरे से पैसा लिया गया? जी जी जी। किसी ने 2 करोड़ उसकी इनकम है और वो 200 करोड़ दे रहा है। ये उससे पूछा जाए ना भाई आप 200 करोड़ कहाँ से लाए? ये उससे- सरकार थोड़ी बताएगी। उससे कौन पूछेगा? सरकार ही पूछेगी ना। वही तो बोले जनता सरकार पूछेगी। सरकार क्यों नहीं पूछ रही है? तो चंदा पूछेगी चंदा दिए ना। तो 4-5 साल हो अरे गया। पूछेगी, अभी आज सामने बात आई है। भाई सरकार के बाद तो बहुत दिन से बात की है। नहीं ये सब डिक्लेयर मोदी जी की नजर में अभी अभी बात आई है। अच्छा, मोदी जी मतलब अनजान थे से कुछ कह रहे हैं आप कह सकते हैं भैया? ये कह रहे हैं मोदी जी अनजान थे। देश 2 करोड़ वाला में 200 करोड़ दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि किसान खुशहाल है। देश में लाखों किसान ने अभी 10 साल के अंदर आत्महत्या की। उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए सरकार ने माफ किया और किसानों का 47,000 करोड़ रुपए माफ नहीं कर रही है, हैं? अब ये यही तो आप देख रहे हैं लोग, लेकिन क्या है कि कुछ लोग चमचागिरी में लगे हैं उसी में। तो ये देखिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं। एक- सर ये बताइए कि ये एक अब एक सर ये बताइए कि ये जो अब तो इस सरकार की चला चली की बेला है। आज चुनाव का घोषणा हो जाएगी, नया इलेक्शन का अनाउंस होगा और फिर से आप अपने वोट का उपयोग करेंगे। आप अपना वोट देने के पहले जो नेता आपके पास आएगा उससे क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे? भाई नेताओं से यही बोलेंगे जो आम जनता आज जो आम जनता की स्थिति है ना उससे उगलते बन रहा है ना नीलते बन रहा। उसका कारण यह है कि विपक्ष आज कोई मजबूत है नहीं। अगर और आप देख लिए नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में वो हमेशा विपक्ष को मजबूत लेके चली। तो मेरा तो कहना चाहिए कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है मोदी इस टाइम बढ़िया है, सब अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप हमने अभी भास्कर में परसों पेपर में पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा उनने कि एक बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय वो बैठे हुए थे मंच में और उनका नाम नहीं आ रहा कौन था। हाँ अमर, उनने मनमोहन सिंह का खूब विरोध किया और फिर मनमोहन सिंह जब खड़े हुए तो उनने उसका निराकरण किया और दोनों हंसी हंसी। यानी इससे ये साबित होता है कि हम कुछ भी रहे लेकिन अगर हमारा विपक्ष हमारा विरोध कर रहा है तो उसको हम समझाएं, ये नहीं कि उसको बाइकाट कर दे। तो आज आपको क्या लगता है कि विपक्ष का बायकॉट कर रखा है इस समय सरकार नहीं ने? बाइकाट उनने करके नहीं रखा। विपक्ष खुद अपने आप को सतर्क नहीं कर रही। विपक्ष खुद अपने आप को सतर्क करेगी तो हम ऐसा नहीं कि पब्लिक उसको वोट नहीं देगी। विपक्ष की कमजोरी है मतलब आप हाँ कह रहे हैं। विपक्ष की कुछ कमजोरी के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। तो ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिक हैं, कई बार मतदान किया होगा, कई सरकारें देखी, कह रहे हैं कि विपक्ष की कमजोरी है जिसके कारण एक सरकार लगातार इस तरह से आ रही है और उनका कहना है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। सर आप बताएं ये जो अच्छा ठीक है आप आ जाइए, आप आइए 2 मिनट के आपको सुन लेंगे। आप तो कवि हृदय हो भाई, आप तो कविताएं करते हो। आप ये बताओ, पहले ये मेरी बताओ, बात सुनिए, मैं मैं- अपने मन के उद्गार को बताना पहले मैं चाहता एक हूं। सवाल पूछ लूं फिर आप जी। अपने उद्गार करना। ये बताओ कि आप भी वोट डालने जाओगे, अभी आज इलेक्शन का वोट अनाउंसमेंट का होगा। तो हर आदमी को एक उपयोग करना मिनट चाहिए। एक मिनट सुन तो लो मेरी बात, आपकी बात मैं सुनूंगा, जी। है ना? तो वोट डालने जाओगे आप, जी। तो जब वोट डालने जाओगे तो इस सरकार से आप क्या अपेक्षा करोगे? नेता वोट मांगने आएगा 5 साल, फिर आप मैं उससे तो क्या ये बोलोगे आप मैं उसे? तो ये चाहता हूं कि सरकार कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, बहुत बढ़िया। लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि अगले वालों को डर भय होना चाहिए किसी भी काम करने में। हाँ। आज सारे देश में ईडी के द्वारा डराया जा रहा है। आज पब्लिक को चाहिए कि नेताओं का घर घर जाके हिसाब लें कि इतने जल्दी इतने करोड़ों रुपए उनके पास कहाँ से आ गया। आज का नेता मेंढक की तरह होता है, पान खाए या सैंडल, मुंह दोनों से लाल होता है। इसलिए नेताओं को हिसाब लेने के लिए पब्लिक को जाग जाना चाहिए। इनके घर घर जाके जो भुखमरी है, आज लोगों के पास काम नहीं है, आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है और इनके पेटे लाखों करोड़ों अरबों रुपए लेके ऐश कर रहे हैं। इनके घर जाके एक एक का हिसाब लेना चाहिए। और अगर लोकसभा विधानसभा का टिकट चाहिए और ये बोलते हैं कि हम देश की सेवा के लिए लोकसभा के सदस्य बन रहे हैं, इनको सबसे पहले बॉर्डर में 6 महीने ट्रेनिंग देने के लिए जाना चाहिए। बॉर्डर पर ट्रेनिंग ले 6 महीने के बाद, उसके बाद इनको लोकसभा की टिकट देना चाहिए। सही मायने में यही उद्देश्य मेरा है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पे पहले जाके ये सेना के जैसे ट्रेनिंग ले नेता, उसके बाद देश की सेवा की बात करें। हमारे साथ छात्र नेता रहे अनूप तिवारी हैं। अनूप, आपने बहुत राजनीति में मतलब युवा होकर काम किया, आपको क्या लगता है कि आज की राजनीति में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ और जो अब चुनाव आने वाला है तो जनता का मानस क्या लग रहा है, वो किन आधार पर वोट करेगी, उसके लिए क्या प्रमुख मुद्दे? हमने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम देखा है। निश्चित रूप से हमारे देश में आशा की एक नई किरण जागी है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मामले में सरकार को अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
क्योंकि निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। और शिक्षा में भी हम देखते हैं कि 1988 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पहली बार नई शिक्षा नीति लाए थे। इसके बाद 30 साल बाद उस नई शिक्षा नीति में फिर से परिवर्तन किया गया है, लेकिन उस नई शिक्षा नीति में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो लैकिंग है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम सारे देश में जो सरकारी विश्वविद्यालय देख रहे हैं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। मुश्किल से 10 से 15% फैकल्टी ही काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से जो हमारा एनईपी की नई शिक्षा नीति है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। तो अगर नई सरकार आती है, मतलब जब बेस ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे एक नौजवान पीढ़ी तैयार होगी, आपका कहने का ये मतलब है? हमें देखते हैं कि हमने विशेष रूप से मध्य प्रदेश में देखा है कि मध्य प्रदेश में 16 साल पहले मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई। विश्वविद्यालय के पास आज 1500 करोड़ रुपए की एफडी है, लेकिन सरकार ने फैकल्टी भर्ती करने के लिए, एम्प्लॉय भर्ती करने के लिए अनुमति ही नहीं दी। आज उसकी स्थिति ये है आज कि 3 वर्षों से बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं की परीक्षा नहीं है, छात्र मारे मारे फिर रहे हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पूरे देश में बदनाम हो रहा है। तो क्या सरकार की प्राथमिकताएं एजुकेशन की बजाय कहीं और शिफ्ट हो गई, आपको लगता है? बिल्कुल शिफ्ट हो गई हैं। सिर्फ वोट लेने का काम रह गया उनका। केवल वोट लेने का रह गया है और सरकार व्यवस्था नहीं सुधारना चाहती। अब सरकार ने एक नया तरीका कर दिया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल को जिस विश्वविद्यालय से आए थे वहां वापस लौटा दिया। जबकि हम देखते हैं कि पूरे देश में जो मेडिकल शिक्षा का एक प्रॉपर तरीका है और हर देश के हर प्रदेश में एक मेडिकल विश्वविद्यालय है। और चूंकि नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा मेडिकल से संबंधित है तो उसको यदि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही रहती है तो ही उसका सम्मान रहता है, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई संस्था है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर जितना फोकस करना चाहिए था उतना फोकस सरकारें नहीं करती और उसके कारण बहुत सारी विसंगतियां जिससे छात्र परेशान थे। हीरा भाई, आप तो बड़े सक्रिय रहते हो राजनीतिक चर्चाओं में, आप बताओ कि ये जो आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, बिल्कुल बच जाएगा, नेता आपके घर पे आएगा तो उससे क्या पूछोगे, क्या जवाब मांगोगे, कैसा काम किया और अब क्या काम करवाना चाहते हो उससे? देखिए, मैं तो जबलपुर का रहवासी हूँ, तो जबलपुर का जो सांसद जो नया आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का आशीष दुबे जी को टिकट मिली है। और आशीष दुबे जी जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, अंबिकेश्वर दुबे जी के उनके बेटे हैं, राजनीतिक उनकी धरोहर रही है। अरे उनकी महिमा मंडन करने के बताओ कि वोट के लिए क्या पूछोगे, क्या करोगे, क्या करेगा, वो तो बहुत अच्छे होंगे, तब तो पार्टी ने टिकट दी है। जो वर्तमान सांसद रहे हमारे जबलपुर के, उनने इतना ज़्यादा अच्छा कार्य किया हुआ है कि जो उसमें कार्य और अच्छा करने के लिए वो उनकी और व्यवस्था बढ़ाएंगे। और उसमें मेरा विचार ये है कि जबलपुर में जो ओवरब्रिज वगैरह और बनने हैं उसके लिए उनको और प्रयासरत होना चाहिए। जबलपुर की सड़कें और अच्छी बनाने में उनका प्रयासरत होना चाहिए। जबलपुर में ऐसी बहुत सारी कुछ कमियां रह गई हैं, उनको ठीक करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनसे ये कार्य कराने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, तो ये जनता की अपेक्षाएं हैं, जबलपुर का भी विकास हो, जबलपुर की जो कमियां रह गई वो पूरी हो। इसके अलावा किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे, जिन पर लोग सरकार से अपेक्षा करें। कुछ लोग ऐसा लगता है कि वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, सरकार जो असल मुद्दे हैं जनता के उनकी बजाय किन्हीं दूसरे मुद्दे पर उनका ध्यान भटकाती है और उस आधार पर वोट होते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार या बेरोजगारी आज के समय में राजनीति के गौण मुद्दे हो गए। सनातन धर्म या जातिवाद, इन मुद्दों पर नेता या पॉलिटिकल पार्टियां वोट मांगने के लिए सक्रिय हो रही हैं। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।